झारखंड विधानसभा के दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे साथ झारखंड विधानसभा टीवी में जाने विधायक को ये कार्यक्रम जो झारखंड विधानसभा टीवी के द्वारा आयोजित किया गया है उसमें उसी कड़ी में आज हमारे साथ एक विधायक जुड़ेंगे, माननीय सदस्य नमन बिस्कल कोनगाड़ी जी। सर नमस्कार, आपको नमस्कार। स्वागत है आपका झारखंड विधानसभा टीवी में। जोहार मेरे तरफ से भी झारखंड विधानसभा के सभी दर्शकों को। मेरा ऐसे तो शुभ नाम नमन बिस्कल कोनगाड़ी है और मैं झारखंड के दक्षिणी छोटानागपुर के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर से सटा हुआ हमारा ज़िला सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट है और कोलेबिरा विधानसभा 71 का मैं दूसरी बार विधायक के रूप में हूँ। ये मेरा छोटा परिचय रहा। सर आपका राजनीतिक जीवन जो एक सामाजिक कार्य से जो शुरू हुआ और अब तक जो विधानसभा पहुंचने तक जो आप सदस्य बने, विधायक बने, उनका सफ़र कैसा रहा? कैसे आप क्या संघर्ष किए? ऐसे तो मेरा पारिवारिक वेश बहुत साधारण परिवार से हूँ। मेरे फादर फौज में थे और मेरी माँ जो हमारे मिशनरी हॉस्पिटल में नर्स के रूप में काम करती थी और मेरे माता पिता मुझे ऐसे तो डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसीलिए मैंने इंटर में साइंस का पढ़ाई किया था और इंटर का हमने एग्ज़ाम भी लिखा था और इत्तेफाक 2019 की बात है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से 1990 में 72 घंटे का आर्थिक नाकेबंदी था और हमारे गांव में हमारे बड़े भाई लोग जाम किए हुए थे। हम ऐसे ही घूमने गए थे और इत्तेफाक से किसी ने मेरा नाम दे दिया और रात को मुझे पुलिस ने आके पकड़ लिया और मुझे थाने ले गया और दूसरे दिन जेल में भेज दिया गया। मैं 5 दिन जेल में रहा। उस समय मेरा उम्र करीब 17 साल था, मैं नाबालिग था और मेरे फादर बहुत गुस्से में थे और ऐसा परिस्थिति हुआ कि बीच में संडे सैटरडे और छुट्टियां थी तो 5 दिन जेल में रहना पड़ा। फिर मेरा आई कार्ड वगैरह दे के, हालांकि जैसे ही छुट्टी उट्टी ख़त्म हुआ बहुत जल्द जमानत तो मिल गई, लेकिन उसके बाद से नेताओं की तरह मेरे साथ ट्रीट होने लगा। लोग घरों में आने लगे, स्वागत फूल माला करने लगे। मेरे फादर बहुत नाराज़ थे इन सब घटनाओं को लेकर। फिर मैंने बीएससी की पढ़ाई शुरू की, लेकिन चूँकि वहाँ जेल गया था तो राजनीतिक पार्टी के लोग अक्सर हमसे मिलना जुलना करते थे, तो फिर मेरे फादर मुझे रांची पढ़ाई के लिए भेजे। फिर मैंने यहाँ आर्ट्स की पढ़ाई की। फिर ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी का मैंने छोटानागपुर लॉ कॉलेज से अपना एलएलबी का पढ़ाई पूरा किया और उसी समय फिर से सिमडेगा आने जाने के क्रम में मुझे एनएसयूआई का, उस समय गुमला ज़िला हुआ करता था, मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर यूथ कांग्रेस, फिर आदिवासी कांग्रेस, फिर कुछ सामाजिक संगठनों में मैंने काम किया, जैसे झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, जो जंगल को लेकर या विस्थापन को लेकर या फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू कराने को लेकर काम करते थे। फिर उससे लोगों से जान पहचान जनाधार बढ़ा। फिर कांग्रेस पार्टी के बैनर में मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला और आज मैं एक विधायक के रूप में हूँ। तो सर उन्हीं दिनों से क्या राजनीति में आने का या राजनीति करने का उन्हीं दिनों से कुछ ऐसा ये था या कैसे मन में आया या कैसे आप इसमें राजनीति में आए? राजनीति में आने का एकदम मन नहीं था, परिवार एकदम खिलाफ थे, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसे बनी। फिर बाद में जब इच्छा
हुई मुझे भी परिवार का साथ मिला। बहुत कम आमदनी का परिवार था, फिर भी परिवार ने साथ दिया और उनका साथ मिलने के कारण मेरा उत्साह बढ़ते गया। लोगों का मुद्दा आधारित जो काम और सहयोग, तो उनका भी भरोसा और विश्वास बढ़ते गया, जिससे मेरा भी मनोबल और उत्साह बढ़ते गया। तो यही राजनीति में आगे बढ़ने का प्रेरणा यहीं से मिली। राजनीति के अलावा आपको और किस चीज़ में अभी रुचि है, किस चीज़ में और ऐसे आपका राजनीति के इंटरेस्ट? अलावा खासकर मुझे अपने सामाजिक कामों में, जो हमारा सामाजिक प्रथाएं हैं, संस्कृति है और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए नए तकनीक हैं और फॉरेस्ट को लेकर और जंगल पहाड़ों को लेकर मुझे बहुत तो मेरा रुचि रहा है। जंगल पहाड़ मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। तो सार्वजनिक जीवन में रहते हुए आप परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कैसे समय निकालते हैं? समाज के लिए, देश के लिए और जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने का जब दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो अपने आप सामंजस्य बन जाता है। सही में समय का मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है और मैं समय का मैनेजमेंट बहुत बेहतर ढंग से यहाँ तक आने के लिए किया। पत्नी को ऑफिस पहुँचाना, फिर ऑफिस पहुँचा के ड्यूटी पे जाना, फिर उनका हेल्थ से जुड़ा हुआ जैसे ट्रीटमेंट कराने के लिए भेरोर जाना पड़ता था, उसके लिए भी समय निकालना। फिर वहीं से रह के जब लौटते थे तो टाइमिंग मेरा फिक्स होता था और उसी आधार पर मैं सभी कामों को कोशिश करता था समय से करूं और सभी चीज़ों के लिए मैं अपने आप को समय दे पाऊं। ऐसा प्रयास करने से हर कुछ हो जाता है और अभी भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं समय से पहुंचूं और जो जिस काम को मैं कर रहा हूं उस काम को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो तैयारियां हैं उन तैयारियों को करना, ये सभी चीज़ें जब दृढ़ इच्छा शक्ति हो और उस पर मन हो, इच्छा हो, तो अपने आप ये सारी चीज़ें होते जाती हैं। का तो काफ़ी संघर्ष रहा है सामाजिक एक कार्यकर्ता के तौर पर। पहले शुरुआत में जब आपका इलेक्शन लड़ने का बारी आया, स्टार्टिंग था, तो उस समय इत्तेफाक से आपका वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं था। उसमें भी आपने काफ़ी संघर्ष किया, 1.5 दिन 3 दिन और जो भी रहा उस दौरान आपने उसको कंप्लीट किया। सही में ये घटना भी छूती है मुझे, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम हट जाना और नॉमिनेशन का अंतिम 3 दिन का समय बाकी रहना, उसके बावजूद भी मैं निराश नहीं हुआ और लगातार प्रयास करते रहा। और अचानक तीसरा दिन ऐसा परिस्थिति बना कि एक ही दिन में दिल्ली में, रांची और सिमडेगा, एक ही दिन में वोटर लिस्ट में नाम चढ़ने का अनुमोदन होना, ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य घटना था और बहुत आश्चर्य भी नहीं लगा मुझे। हालांकि आश्चर्य घटना था लेकिन आश्चर्य भी नहीं लगा, क्योंकि मुझे विश्वास था कि हो जाएगा। प्रयास करते रहना चाहे और उसी का अनुरूप हुआ। मतलब बगैर इंफॉर्मेशन के और किसी चीज़ का वोटर लिस्ट से नाम हट जाना, तो ऐसा कुछ भविष्य में किसी के साथ ना हो या अपने विधानसभा क्षेत्र में ना हो, कोई जनता के साथ ना हो, उसके लिए कुछ ऐसा आपने कुछ सोचा या कुछ उसके लिए प्रयास किया क्या? इसके लिए अभी सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम है। अब जो भी इस तरह के राजनीतिक लोग हैं या सामाजिक लोग हैं या कुछ विशिष्ट लोग हैं, अब वैसे नाम को एक VVIP लिस्ट में डाल दिया गया है। वो तभी हटेगा जब
उनकी सहमति या छानबीन के बाद। अब ऐसा हट पाना संभव नहीं है, सरकार ऐसा व्यवस्था कर चुकी है। आप अपने क्षेत्र में सर, आप तो शुरू से संघर्षरत रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए और क्षेत्र की जनता के लिए। कोई ऐसा काम जो आप आगे बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं, नहीं हो पाता है, तो क्या मन में ये होता है, क्या चिंता होती है या क्या उसमें आपको लगता है? निश्चित तौर से कभी कभी हम महसूस करते हैं जब हम किसी काम को करना चाहते हैं और उसमें अनावश्यक रूप से व्यवधानें आती हैं, तो थोड़ा सा निराशा तो होती है, लेकिन इस बात को हम जानते हैं कि कोई भी काम असंभव नहीं है और उन कामों को लक्ष्य तक पहुंचाने के कई तरीके हो सकते हैं। तो जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं, अगर उसमें व्यवधान है तो मैं दूसरा रास्ता तलाश कर अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता हूं और सौभाग्य से सफलता दूसरे रास्ते से हासिल हो जाती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी काम में अगर व्यवधान है तो निराशा नहीं होना चाहिए, नया रास्ता तलाश कर उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास और पहल करना चाहिए, तो निश्चित सफलता प्राप्त होती है। मैंने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया है और लक्ष्य को पाया भी है। वर्ष 2014 से झारखंड में अस्थाई सरकार रही है सर, अभी तक है, तो इसमें क्या बदलाव दिखता है आपको? निश्चित तौर से 2014 से इधर झारखंड में अस्थाई सरकार है, लेकिन मैं निष्पक्ष होकर अपने राय को देना चाहूँगा कि दोनों सरकार झारखंड की भावनाओं को लेकर जो नीति है, नियोजन और स्थानीयता को लेकर, ये नीति नहीं बन पाई और इसका कारण कि झारखंड के जो एसटी, एससी, ओबीसी यहाँ के जो मूल निवासी हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन की कमी को मैंने देखा और बाहरी लोगों का इन पर जो प्रभाव वो ज़्यादा रहा। यही वजह है कि आज अस्थाई सरकार होने के बावजूद झारखंड के भावना के अनुरूप नियोजन और स्थानीय नीति नहीं बन पाया और यहाँ की जनता की मांग, यही दो मुद्दों पर इनकी भावनाएं जुड़ी हैं। इस पर निश्चित तौर से पहल की आवश्यकता है, ऐसा मैं भी महसूस करता हूँ। विधायक जी, आप झारखंड विधानसभा के समिति में सभापति सदस्य भी हैं क्या, और इस क्षेत्र में अगर हैं तो आपका क्या योगदान रहा है? निश्चित तौर से मुझे दो समिति में हमारे माननीय स्पीकर जी ने मुझे रखे हैं। पहला तो लोक लेखा समिति, जिसका मैं सदस्य हूं, और दूसरा एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी कल्याण समिति, इसका भी मैं सदस्य हूं। और दोनों समिति बहुत पावरफुल समिति है, चूँकि एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी हमारे झारखंड के आदिवासी मूलवासियों से जुड़ा हुआ विभाग है और लोक लेखा समिति वित्त से जुड़ा हुआ मामलों को देखती है। इसलिए दोनों समिति में मुझे काम करने का मौका मिला और बहुत रुचि के साथ मैं दोनों समिति में काम कर रहा हूँ। काम करने में मज़ा भी आ रहा है और इंटरनल डिस्ट्रिक्ट भ्रमण में भी जब कंडिका में हम लोग आते हैं और उसका कंडिका वाइज हम लोग विभागों से
जानकारियाँ लेते हैं और समस्या के समाधान तक हम लोग पहुंचते हैं तो बहुत उत्साह बढ़ता है, खुशी होती है। अगर राजनीति में नहीं होते तो आज कहाँ होते? निश्चित तौर से आज अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो आज मैं, मेरे माता पिता की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनता, निश्चित डॉक्टर बनता, और इसीलिए मैंने आईएससी की पढ़ाई की थी और उसी लाइन पे मेरा तैयारी भी चल रहा था। अगर 90 में रिजल्ट से पहले जेल नहीं जाता तो शायद आज मैं एक डॉक्टर के रूप में सेवा दे रहा होता। और जैसा कि मैं जानता हूँ आपकी माताजी भी एक मिशनरी हॉस्पिटल में मिशनरी काफ़ी सेवा दिया करती थी। क्योंकि मेरी माता के बारे में मैं जानता हूँ, बचपन में हमारे यहाँ एक सदर हॉस्पिटल है और मेरी माँ एक साधारण छोटा सा मिशन हॉस्पिटल का क्लिनिक हुआ करता था, वहाँ करती थी। और जितना सदर हॉस्पिटल में मरीज़ आते थे उससे कहीं अधिक मरीजों को मैंने हमारे उस हॉस्पिटल में मैंने बचपन से देखा है। सुबह से भीड़ लगती थी और 4 बजे तक भीड़ छटता था। खाने का भी माँ को समय नहीं होता था। मैंने अपने आँखों से बचपन में इसको देखा है और इसीलिए बचपन में मुझे लोग उपाधि के रूप में डॉक्टर भी कहा करते थे। मुझे याद है उस दिन को भी। छात्र जीवन में कोई ऐसा घटना के बारे में कुछ ऐसा रोशनी डालिए जो आपको हमेशा याद रहता हो या आपको। छात्र जीवन में मेरा सबसे रोचक और बहुत उत्साह और आनंद से भरा अगर समय है तो मैं रांची गोस्नर कॉलेज में जब मैं एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था और हम लोग 25 दिन के लिए नेतरहाट में रिसर्च के लिए गए थे और मैंने नगेशिया और बिरजीय जनजाति पर रिसर्च किया था और बहुत बारीकी से उन दोनों जनजातियों को लेकर मैंने रिसर्च किया था। और हमारे प्रोफेसर ने मेरा जो थेसिस है उसको देखकर मुझे बहुत प्रोत्साहित किए थे, बहुत खुश थे कि बहुत अच्छा तुम इन जनजातियों पर तुम्हारा थेसिस है। मैं बहुत उस दिन उत्साहित था। एक घटना जो मैं उस पर थोड़ा रोशनी चाहूँगा। स्टार्टिंग जब आपको 2018 में चुनाव लड़ने का मौका आया, फिर यहाँ स्टेट लेवल पर बातचीत हुई नेताओं से, उसके बाद फिर दिल्ली जाने की बारी आई, तो वो जो घटना है सर, एक मुझे लगता है कि एक आपके जीवन का बहुत ही मतलब जल्दी में जाना था। आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट आप टेक किए थे, वो घटना क्या था सर, ज़रा उस पर रोशनी डालेंगे प्लीज़। मेरे जीवन में ये भी घटना एक बहुत रोमांचक घटना रही है, क्योंकि जीत के आए, यहाँ शपथ लिए, फिर दिल्ली में हाईकमान से मिलाने के लिए मुझे लेने की बातें हुई। चूँकि इलेक्शन से पहले वह चुनाव हुआ था और झारखंड के लिए यह जीत बहुत महत्वपूर्ण था और तुरंत जाना था और फ्लाइट से जाना था। चूँकि फ्लाइट मेरे लिए वह पहला सफ़र था। बहुत मैं उत्साहित था कि कैसे जाऊंगा, कैसे फ्लाइट में लोग कैसे जाते हैं, उत्सुकता थी फ्लाइट में कैसे लगेगा। एक अंदर से डर का भी परिस्थिति थी। फिर हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने मुझे बोला, करे मत डरो, हम लोग हैं। यादगार लम्हा वो भी यादगार लम्हा रहा है मेरे लिए। और चढ़ते समय थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन टेकअप करने के बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ। तो ये क्षण भी मेरे लिए बहुत यादगार और उद्वेलित करने वाली एक घटना थी।
जब विधायक बने तब से या पहले से कौन सा ऐसे अपने क्षेत्र के लिए कौन सा ऐसे जो इम्पोर्टेंट कोई ऐसा वर्क होगा एक दो जिसको आपने प्रायोरिटी में रखा है, या जिसको आपने प्रायोरिटी में रखा और वो आप एक दो कर भी चुके हैं और कोई प्रायोरिटी में रखे हैं, इस तरह की कोई जो आपके क्षेत्र का खास कोई समस्या हो? मेरा क्षेत्र का परिस्थिति और भौगोलिक है। मेरा क्षेत्र एकदम जंगल पहाड़ों से आच्छादित है और वहाँ रोजगार के साधन बहुत कम है। वहाँ आजीविका से जुड़ा हुआ प्राकृतिक संसाधन से भरा हुआ क्षेत्र रहा है और कृषि, यही दो ही आजीविका से जुड़े हुए संसाधन है और इन्हीं पर मेरा विशेष फोकस रहता है। इसी आजीविका के संसाधनों को हम व्यवस्थित करें और इसी पर लोगों को प्रशिक्षित करें और इस पर आगे बढ़ाएं, चूँकि अन्य और रोजगार के जैसे उद्योग व्यापार हमारे यहाँ इसका स्कोप बहुत कम है। तो ये थे हमारे साथ आज झारखंड विधानसभा टीवी में, झारखंड विधानसभा टीवी के खास कार्यक्रम जाने अपने विधायक को, ये माननीय विधायक श्री नमन विस्कल कोनगाड़ी जी थे, जो सिमडेगा क्षेत्र से कोलेबिरा के ये माननीय विधायक हैं। झारखंड विधानसभा टीवी को सर, या जो स्पीकर साहब स्टार्ट किए हैं उसके लिए क्या आप दो शब्द कहना चाहेंगे? झारखंड विधानसभा टीवी को और ख़ासकर मैं हमारे माननीय स्पीकर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक जनप्रतिनिधि जो अपने भावनाओं को, अपने झारखंड के प्रति जो सोच है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए यह एक बहुत अच्छा माध्यम बनाए हैं और इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित तौर पर हमारे झारखंड के दर्शकों को प्रेरणा मिलेगा और उनमें भी राजनीति के प्रति और अपने देश और राज्य के प्रति प्रेम लगाव बढ़ेगा और निष्पक्ष होकर, स्वार्थ से बाहर निकलकर देश और राज्य के लिए करने का भावना में प्रेरणा लोगों को मिलेगा। इसलिए मैं इस कार्यक्रम के लिए और हमारे जनप्रतिनिधियों के भावनाओं को जनता तक पहुंचाने का जो अवसर हमारे स्पीकर साहब ने दिए हैं, उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं और दर्शकों को भी मैं जोहार और शुभकामना करता हूं। धन्यवाद।